हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चा, जिस तरीके से आपको प्रॉमिस किया गया था कि इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो बिल्कुल उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर दी है, दैट इज योर जेई पीवाईक्यू सीरीज। तो बच्चा, आज उसका लेक्चर 1 है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका 40% क्या पूछा जाता है, ऑर्गेनिक। दूसरी बात, ये काफी वास्ट ब्रांच है, बट इट इज वन ऑफ द इजी ब्रांच कि आपको याद भी रहती है, कंसेप्चुअल भी है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी भी होती है जब आपके पास दो फंडामेंटल चैप्टर पे पकड़ो। कौन से? 11th वाले। मतलब आपके पास अगर 11th के दोनों चैप्टर पे पकड़ है तो आप 12th के बाकी बचे हुए चैप्टर को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पर 11th के चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं, ताकि हम वो दोनों चैप्टर पहले करें, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी आती रहे वो हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते रहे, और बाद में जाके 12th वाले चैप्टर्स हमारे लिए काफी आसान हो जाए। अब देखो, ये जो आपके लिए सीरीज है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। हम क्यों इतना पुश कर रहे हैं भाई इसको? क्योंकि हमने आपने खुद से देखा है, अभी 2025 का ही पेपर देख लेते हैं, उसमें से भी जेई के कुछ क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो गए। तो आपको जब पता है कि यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेटेड हो रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो फिर वाई नॉट हम उसको पहले से ही सॉल्व करके चले। एक तो वहां पर जाके मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है। दूसरी बात, मुझे इतना पता है कि अगर ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है तो मैं वहां पर अपना टाइम बचा सकती हूँ, और मेरे को पता है कि वो क्वेश्चन ठीक होगा। मतलब मेरे ड्रीम कॉलेज, मेरा ड्रीम रैंक लेने में वो क्वेश्चन मेरी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपके पीवाईक्यू जेई वाले काफी रिपीट हो रहे हैं नीट में, तो हम इस वाली सीरीज को बहुत सीरियसली लेंगे और सारे चैप्टर 1 बाय 1 लेक्चर वाइज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? चल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्टली, आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने, कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही हैं जो आपको काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू ऐसे भी हैं जो बहुत रिपीटिशन में, कि एक पहले आया फिर वही दूसरा आ गया, ऐसे करते करते मतलब कंसेप्ट उसका सेम सेम आ गया। तो अब सारे पीवाईक्यू नहीं करने, कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आई हूं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व, मान लो आपने करा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज करिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। क्या पता आपका अप्रोच मोर टाइम टेकिंग होगा, मेरा कोई अप्रोच लेस टाइम टेकिंग है, तो वो आपको फायदा करवाएगा वहां पर टाइम बचाने में। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ, दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस भी देखना है कि आपको टाइम बचे, आपको नए नए मेथड पता चले। ठीक है, तीसरी बात, अगर उस एनालिसिस में कोई कंसेप्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तो उस कंसेप्ट को बच्चा साइड में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलना कि ये आपके पास मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, बार बार आपसे पूछा जा। ठीक है, तो उस पर ज्यादा टाइम अपना डिवोट करना जब भी आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा लेक्चर चलेगा। आई होप आप मेरे साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो कमेंट सेक्शन में ना मुझे बताते हुए चलना कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए मैम, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे, और ये सीरीज आपको कितना हेल्प कर रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इस सीरीज को काफी सीरियसली लूं, मुझे पता चलता रहे कि मेरे बच्चे मेरे से कितनी ज्यादा मदद मांग रहे हैं और कितनी ज्यादा उनको मिल रही है ना। चल, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ कि जो बच्चा 11th 12th कर रखी है जिसने, और अभी वो नीट की प्रिपरेशन करने वाला है, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा है जो अपने आप को एकदम डेडिकेटली डिनोट करना चाहता है, डिवोट करना चाहता है 1 साल और अपनी नीट की प्रिपरेशन को, तो वो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में एनरोलमेंट कर सकता है। अब देखो, यहाँ पर रेजिडेंशियल कैंपस में हम 24/7 बच्चे पे ध्यान रखते हैं, और ये लिटरल है, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना ले, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, थोड़ा सा आपके पास प्ले टाइम है, लंच टाइम है, वो सब आपको मिलता है। ऑब्वियसली पूरे दिन तो नहीं पढ़ोगे, कुछ कुछ टाइम आपको मिलेगा अपना रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वही बात है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मोबाइल फ्री जोन है हमारे पास कैंपस है काफी सारा। तो आपको जो भी हमारे कैंपस के बारे में जानना है वो हमारी वेबसाइट पे जाके आप जान सकते हो। कुछ भी नहीं करना बच्चा, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है साइटोन.इन। साइटोन.इन सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे क्लिक करना, यहाँ पर जाना ऑफलाइन कोचिंग। अब ऑफलाइन कोचिंग से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलता है,
या फिर कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है। वैसे तो आपने देखा ही होगा, जो भी यूट्यूब पे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर दिख रहे हैं, वही टीचर आपको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी ट्यूनिंग जो हमारे साथ बैठी हुई है वो यहाँ पर ही बरकरार रहेगी, आपको साथ में मेंटोरशिप भी मिलती रहेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन करते रहोगे ना रोज रोज, तो आपको बेटर अप्रोच मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को, 4 चांद लग जाएंगे, मतलब इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रिपरेशन होगा। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चा, तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, और आप हमारे पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस QR को स्कैन करके, ठीक है भाई। चलिए, तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप कैंपस विजिट करिए, फिर आप आगे की सोचिए। चल, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। चल, क्या कहता है आपसे पहला क्वेश्चन, फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, क्या बोल रहा है, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो, इस लेक्चर की एक और खास बात है कि आपको हर एक टॉपिक लाइन वाइज मिलेगा जो हमारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आयुपैक है, तो हम सबसे पहले आयुपैक का ही सवाल करना चाहेंगे, है ना। चल, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, द आयुपैक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फटाफट से आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब आयुपैक देखो। अब आपको पता है बच्चा कि आयुपैक का क्या होता है, एक फॉर्मेट फॉलो होता है, ठीक है। आयुपैक का क्या होता है बच्चा, एक फॉर्मेट फॉलो होता है। क्या फॉर्मेट होता है, आपके पास सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है आपके पास वर्ड रूट, उसके बाद लिखा जाता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में लिखा जाता है आपके पास सेकेंडरी सफिक्स। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये सब आपके पास क्या क्या डिनोट करता है, क्या क्या डिपिक्ट करता है, कौन क्या बताता है। तो आपके पास बच्चा जो वर्ड रूट होता है वो क्या बताता है, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब आपके पास इट टेल्स यू दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी पेरेंट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पेरेंट चेन में एक है तो उसका अलग वर्ड रूट यूज होगा, दैट इज योर मिथ। अगर दो है तो इथ, प्रॉप, इस तरीके से आपके पास वर्ड रूट यूज होगा। अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो ये क्या बताता है आपको बच्चा, इट टेल्स यू द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब आपका मॉलिक्यूल सेचुरेटेड फॉर्म में है या फिर अनसेचुरेटेड फॉर्म में। अगर वो सेचुरेटेड फॉर्म में होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, एन। अगर डबल होता है अनसेचुरेटेड फॉर्म में तो इन, और अगर ट्रिपल होता है तो उसका क्या यूज किया जाता है बच्चा, आइन, ठीक है। चल, अब सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है कि आपके मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन कर सकता है। तो जो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन बताएगा, सेकेंडरी सफिक्स। अब बाकी के जो बच गए, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पे था उसको तो प्रिंसिपल मान लिया, बाकी के जो बच गए वो सब कहां चले जाते हैं आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इज दैट क्लियर। तो ये टेल्स यू दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स आपका डिसाइडेड होता है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। वो एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन हो सकता है पर वो सेम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, लेकिन आपका वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्डिहाइड फिर वो नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़, अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स में, तो प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली किसके लिए यूज किया जाता है बच्चा, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, और ये एक ही वर्ड कंटेन करता है, दैट इज योर साइक्लो। तो कभी आपके पास साइक्लिक मॉलिक्यूल आ गया तो उसी में आपका प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा, बाकी फर्दर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा बच्चे, इट टेल्स यू दी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जो भी कार्बन आपके पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होंगे, हमने यही तो बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, सारे कार्बन नहीं बताएगा। ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी सारे कार्बन बता दे तो उसमें प्रीफिक्स नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं ब्रांच्ड मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास सारे पेरेंट चेन में नहीं आ सकते, तो हम उनको थोड़े थोड़े छोड़ देते हैं ब्रांचिंग के फॉर्म में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं। तो ये बताता है आपको सब्स्टिट्यूएंट, और साथ में वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो आपके सेकेंडरी सफिक्स नहीं बन पाए तो वो भी कौन बताता है आपके पास, प्रीफिक्स। क्लियर। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के दो चीज डिसाइडेड है, एक जब वो सफिक्स बनेगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, जैसे हम बात करते हैं कीटोन की, ठीक है। तो जब वो आपके पास सफिक्स बनता है तो उसका यूज होता है ONE, ऑन।
और अगर आपके पास वही प्रीफिक्स बन जाता है तो उसका यूज किया जाता है फिर ऑक्सो या फिर की। इज दैट क्लियर? तो हर एक फंक्शनल ग्रुप की दो चीजें डिसाइडेड है, कब वो सफिक्स बनेगा तो उसका अलग नाम होगा, कब वो प्रीफिक्स बनेगा तो उसका अलग नाम होगा। ठीक है बच्चा, तो ये टेबल आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर चलते हैं, अब क्या है बच्चा, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं बच्चा, अपना वर्ड रूट डिसाइड होता है। और वर्ड रूट डिसाइड करने का एक ही चीज है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कोशिश करते हो कि पेरेंट चेन में इंक्लूड कर ले। उसके बाद किसको कोशिश करते हो, अनसेचुरेशन को कोशिश करते हो कि पेरेंट चेन में आ जाए। और लास्ट में आपके पास क्या लिखा जाता है कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जब सब कुछ सेम हो जाए तब फिर देखते हो कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें निकल रहे हैं वो वाली चेन मेरी पेरेंट चेन मानी जाए। ठीक है, चल तो फटाफट से देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेनली कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला मेरा स्टेप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कोशिश करूंगी कि मेरे अनसेचुरेशन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते, तो कहाँ कहाँ पर है अनसेचुरेशन, एक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। तो मेरी पेरेंट चेन क्या सेलेक्ट हो जाएगी बच्चा, कुछ इस तरीके से मेरी पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई। दिस विल बी माय पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे होगी, पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर वही बात हो गई, फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, अब आपके पास क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ से नंबरिंग करूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं नीचे वाली साइड से, नीचे वाले एंड से नंबरिंग करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर वही बात हो गई बच्चे आपके पास कि यहाँ से नंबरिंग करी तो अनसेचुरेशन को 1 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6। और अगर ग्रीन वाली नंबरिंग करी उस एंड से तब भी क्या मिल रहा है मुझे, 1, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है मुझे, 6। मतलब अनसेचुरेशन को दोनों साइड से सेम नंबरिंग मिल रही है। जब ऐसा हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं कि हम सेकंड मतलब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डबल बॉन्ड वाली नंबरिंग क्या है, करेक्ट, और जो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होके आ रही है वो नंबरिंग क्या है, गलत। तो हम कौन सी वाली नंबरिंग हटा देते हैं भाई, ग्रीन वाली नंबरिंग हम हटा देते हैं कि ग्रीन वाली नंबरिंग क्या है मेरे पास, गलत नंबरिंग है, और कौन सी नंबरिंग ठीक है मेरे पास, येलो वाली नंबरिंग ठीक। इज दैट क्लियर? चल बहुत ही बढ़िया। अब जो बच गया, जो पेरेंट चेन में नहीं आ पाया, वो सब क्या है आपके पास, दे ऑल विल बी एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास यहाँ पर हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास यहाँ पर हो गया, और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब जितने कार्बन उस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये क्या है आपके पास, एक कार्बन, तो इसका नाम वर्ड रूट में मिथ होता है, पर सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो क्या हो जाता है, मिथाइल। इसका नाम अगेन एक सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम बढ़ जाएगा, मिथाइल। अब दो मिथाइल है तो क्या नाम रखे जाएगा इसका, डाइमिथाइल। अब ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चा, प्रोपाइल। ठीक है, फटाफट से देखो, तो इन दोनों का एक ही नाम रखा जाएगा, दैट इज योर डाइमिथाइल, और इसका क्या नाम रखा जाएगा, प्रोपाइल। अब देखो, जो डाई ट्राई टेट्रा होता है ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। तो अब मेरे पास दो तरीके के प्रीफिक्स है, एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल। तो मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगी, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, मिथ, क्योंकि एम आता है पहले, और फिर क्या लिखा जाएगा, प्रो। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चा, अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो भी कार्बन के नंबर पे वो अटैच होता है उस कार्बन का नंबर लिखते हैं, और फिर हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास 3,5 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं, 4 पे क्या प्रेजेंट है बच्चा आपके पास, बड़ा वाला ग्रुप, दैट इज योर प्रोपाइल। तो यहाँ पर क्या बोल दिया इसने, 1,4 प्रोपाइल, 1,4 प्रोपाइल। 1 पे तो कुछ है नहीं यहाँ पर, अच्छा अच्छा, ये 1 नहीं है भाई, ये मिथाइल का L है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मिथाइल का L है तो क्या हो जाएगा, 4 प्रोपाइल। बिल्कुल ठीक बात है, 4 प्रोपाइल। अभी तक दोनों सही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होगा भाई, अब आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है। क्या यूज होगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है बच्चे आपके पास, 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए यूज होता है हेप्ट, तो हेप्ट आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या है आपके पास, 1 पे क्या है, इन, 1 पे इन, और 6 पे क्या है, आइन, बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन विल बी और फोर्थ ऑप्शन। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही था कि नहीं। चलो अब फटाफट से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब फिर से हमारे पास यही है आयुपैक, तो सबसे पहले क्या लेंगे, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन और लास्ट में क्या जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है भाई, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला आपके पास कौन सा है बच्चा, ये वाला, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। दूसरा कौन सा है बच्चे आपके पास, सेकंड वन इज योर दिस इज योर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और थर्ड कौन सा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर नॉर्मल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो भाई फंक्शनल ग्रुप एक ही बनेगा सफिक्स, बाकी सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे, तो एक सफिक्स कौन बनेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है बच्चा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब अब यहाँ पर से ही मेरी नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसको मैं कंसीडर करूंगी। तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी, अब ये दोनों तो मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में आएगा। फिर कौन आएगा, अनसैचुरेशन, तो मैंने अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दी, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब आपको फटाफट से लिखना है, इसका क्या नाम यूज होता है बच्चा। अब देखो, जब आपके पास कार्बन ऑफ एल्डिहाइड हमारी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता और वो प्रीफिक्स की तरह काम करता है, क्या बोला मैंने, जब एल्डिहाइड प्रीफिक्स हो और वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका कौन सा यूज होगा, फॉर्माइल। और अगर आपके पास कार्बन चेन में वो इंक्लूड है, अभी भी प्रीफिक्स ही एल्डिहाइड, पर वो कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया गया है, तब उसका क्या यूज होगा, ऑक्सो। तो अभी के लिए हमारा जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो हमारी पेरेंट चेन की नंबरिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या यूज होगा बच्चे, यहाँ पर फॉर्माइल। क्या यूज होगा, फॉर्माइल। जब आपके पास OH होता है तो इसका क्या नाम लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो आपके पास अब दो प्रीफिक्स हो गए हैं, तो वही वाली बात हो गई। फटाफट से देखते हैं कि आपके पास नंबरिंग में कौन आएगा पहले। तो पहले आएगा F और फिर कौन आएगा आपके पास, H। तो कैसे हो जाएगा, 2 फॉर्माइल 2 फॉर्माइल 2 फॉर्माइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है, बहुत ही बढ़िया, हेप्ट हेप्ट, वर्ड रूट हो गया डिसाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, अब रखोगे आप प्राइमरी सफिक्स। तो 6 पे क्या है आपका, इन, 6 पे क्या है, इन, यहाँ पर 7 पे इन, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अब 1 पे क्या है, ओइक एसिड। तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही होती है, 1 लिख दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको समझ जाना है कि अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, चलो, तो इसका हो गया सेकंड। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग दे रखी है बच्चा आपको, तो फटाफट से आयुपैक की नेम लिखना है आपको, फॉर्मेट पता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, चलो आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है अनसैचुरेशन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखा जाएगा। इट विल गोइंग टू बी एक्ट एज प्रीफिक्स, और एक कार्बन का है तो क्या नाम रखा जाएगा, मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चा, 4 मिथाइल, वर्ड रूट कितने का होगा, पेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, 4 मिथाइल, वर्ड रूट पेंट, और 1 पे क्या है आपके पास, ईन। तो आपको पता चल गया डी का क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, और आपके पास ऐसे 2 ही ऑप्शन है, तो मतलब चल बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, ए वाले की बात करते हैं। तो कैसे होगा भाई, यहां पर देखा जाए तो दिस इज योर C2H5, मतलब यहां से भी नंबरिंग होगी तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 5। अगर मैं उस साइड से नंबरिंग करूंगी, अगर बचा मैं किस साइड से नंबरिंग करी उस तरफ से, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल रहा है, 3 और 5 ही मिल रहा है। अब दोनों साइड से पेरेंट चेन की नंबरिंग क्या है, सेम, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है 3 5। तब फिर हम क्या करते हैं बच्चा, हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को अगर सेम नंबरिंग मिलती है तो हम जाते हैं फिर अल्फाबेटिकल वाइज। कैसे जाते हैं बच्चा, अल्फाबेटिकल वाइज जाते हैं। तो आपको पता है इसका क्या नाम पड़ जाएगा, दिस इज योर मिथाइल एंड दिस इज योर इथाइल। तो पहले क्या आता है, ई, फिर क्या आता है, एम। तो इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग कैसी कहलाएगी, सही, और नीचे वाली नंबरिंग क्या कहलाएगी, गलत। तो गलत नंबरिंग को फटाफट से रब कर देते हैं, ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से देखो भाई कैसे हो जाएगा आपके पास, कैसे हो जाएगा भाई, आपको पता है, 1 मिनट रुको, और चीजें भी रब हो गई, तो हम सिर्फ नंबरिंग को ही रब करेंगे भाई। तो अब आपको पता है ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है, और पहले ई आता है तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल और 5 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन, 7, तो कैसे हो जाएगा, हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। मतलब ए का क्या है आपके पास, 2। तो 4 4 तो सेम ही था आपके पास, ए का क्या हो गया, 2, मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड वन। अब इस वाले को खोल के लिखते हैं भाई पहले, तो कैसे है आपके पास, CH3 C, यहाँ पर एक और CH3 है,
H है यहाँ पर, और क्या है बच्चा आपके पास, अच्छा यहाँ पर H नहीं है आपके पास, क्या है डायरेक्टली आपके पास दो CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH2 CH2 CH3। तो आपको सबसे ज्यादा बड़ी वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे भाई, यहीं से सेलेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। 4 में क्या आएगा आपके पास, 2 मिथाइल आएंगे ही आएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। इज दैट क्लियर? तो आपका क्या हो गया, बी का हो गया थर्ड। अब यहाँ पर इसका यही बचा आपके पास कौन सा, फोर्थ, और लास्ट वाले का तो हमने देख ही लिया था, क्या था आपके पास 1। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें भी आप एक नया रूल सीख रहे हो, जब आपके पास सेम टाइप ऑफ अनसेचुरेशन मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट होता है। दोबारा क्या बोला मैंने, सेम टाइप ऑफ अनसेचुरेशन मोर देन 1, या तो डबल बॉन्ड ही 2 बार 3 बार प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड ही 2 बार 3 बार प्रेजेंट है, दोनों एक एक बार प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो बच्चा, वर्ड रूट के बाद क्या लगा देते हो, ए। तो वर्ड रूट क्या था बच्चे इसके पास, पेंट, और वर्ड रूट के बाद आपने क्या लगा दिया, ए। तो इट इज योर पेंटाडाइईन, इट इज योर पेंटाडाइईन। ठीक है, तो यहां से भी आप एक नया कंसेप्ट सीख के ही जा रहे हो। ठीक है बच्चा, चल अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, फिर से आयुपेक का क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे, वही बात हो गई। यहाँ पर क्या है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास पूरे मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से क्या मिल रहा है, 4 नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के फिर हम कहाँ जाएंगे भाई, अनसेचुरेशन पे जाएंगे। अब आपको पता है अनसेचुरेशन में भी अगर सेम नंबर मिलता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है 1, और यहाँ पर 6, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है 1 और 6। तो आपको पता है दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास डबल बॉन्ड। तो आपको पता है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ऊपर वाली नंबरिंग को क्या कर देते हैं भाई रब, और नीचे वाली नंबरिंग क्या है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से आप लिख देते हैं भाई, कोई प्रीफिक्स है क्या, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं। कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं। डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होगा, वर्ड रूट से। तो कितने कार्बन की चेन, हेप्ट। तो आपके पास हेप्ट हेप्ट। 1 पे क्या है, इन, तो 1 इन 6 आइन, और 4 पे क्या है आपका अल्कोहल, दैट इज योर ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से मुझे बताओ भाई क्या सही जा रहे हैं हम, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है, आपको दे रखे हैं नाइट्रोजन और उसके अलग अलग क्या दे रखे हैं आपको, लोन पेयर्स ए बी सी डी और ई, ये सारे लोन पेयर आपको दे रखे हैं बच्चा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा लोन पेयर प्रोटोनेट करेगा, मतलब कौन सा लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है इसमें, कि जो आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वही डोनेशन के लिए बढ़िया अवेलेबल होता है, और जो डी लोकलाइज्ड होता है वो कैसा होता है बच्चे आपके पास अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए। मतलब हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि जो लोकलाइज्ड होता है वो कैसा होता है बच्चे आपके पास, मोर बेसिक। अगर वो मोर बेसिक है तो डोनेशन करेगा, डोनेशन करेगा, डोनेशन उसका कैसा होगा, ज्यादा होगा। और अगर डी लोकलाइज्ड है तो वो कैसा होता है आपके पास, लेस बेसिक। अगर वो लेस बेसिक है तो वो डोनेशन उसका कैसा होगा, कम होगा, ना के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? चल तो अब देखते हैं आपके पास, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ए की बात करेंगे। तो इसको रब करते हैं एक बार, दिस इज योर ए। तो ए की बात करते हैं फटाफट से। तो आपको पता है बच्चा, यहाँ पर आपके पास जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्या कंडीशन लग रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस दिखाएगा, इसका मतलब ए इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब बात करते हैं किसकी, बी की। तो दिस इज योर बी, बी की बात करते हैं कैसे होगा भाई। आपको पता है अगर इसका लोन पेयर यहाँ पर चला गया रेजोनेंस में, यहाँ पर तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि कैसा है लोन पेयर सिग्मा पाई होता है, यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा हो गई, तो यहाँ तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है। तो अगर ये यहाँ पर चला गया तो आप देख पा रहे हो इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, लीनियर होना पड़ेगा। अब जैसे ही लीनियर होगा इसकी रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो मतलब इसका लोन पेयर कभी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसमें, रेजोनेंस में। इसका मतलब आपका जो बी वाला लोन पेयर है दैट इज योर लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड अपना डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इज दैट क्लियर? तो बी तो मेरा ऑप्शन है ही, तो ऐसा ऑप्शन तो एक ही है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट।
तो अगर आपके पास नॉर्मली हम पेपर में बैठे होते तो फर्स्ट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन एनालिसिस कर रहे हैं तो सारी चीजें देखेंगे। तो अब देखते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन कौन सा है बच्चा आपके पास? सी। टी के पास फिर से कोई कंडीशन प्रॉपर तो है नहीं, आपको पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा आपके पास, दिस इज योर लोन पेयर पाई, तो ये तो कोई कंडीशन हुई नहीं। अब आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पर ये रेजोनेंस में चला गया तब आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगेन इट विल बी एसपी, और एसपी होगा तो लीनियर होगा, लीनियर होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी रिंग को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर भी कैसा है, लोकलाइज्ड। तो हमने आंसर में वही टिक किया है कि ये भी डोनेशन के लिए क्या है, बढ़िया अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ई वाला, दिस इज योर ई। ई वाला देखते हैं भाई। अगेन ई वाला तो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है आपके पास, रेजोनेंस। अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो वो कैसा है, डीलोकलाइज, मतलब वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखना है इस बात को। अब लास्ट देखते हैं बच्चा, लास्ट इज योर डी। डी वाले को देखते हैं, है ना, डी वाले को देखते हैं, दिस इज योर डी। तो आपको पता है फिर से डी के पास क्या कंडीशन है, लोन पेयर सिग्मा। यहाँ पर आपके पास पाई है, तो यहाँ पर से अगर वो रेजोनेंस में चला गया तो अगेन इट विल बिकम एसपी, एसपी बन जाएगा तो रिंग टूट जाएगी, मतलब इसका लोन पेयर कभी भी डीलोकलाइज नहीं हो सकता। तो ये भी कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करते हैं बच्चे आपके पास, बढ़िया डोनेशन दिखाते हैं। तो कौन कौन डोनेशन दिखाएगा हमारे पास, बी वाला दिखाएगा, सी वाला दिखाएगा और डी वाला दिखाएगा। ए और ई विल नॉट शो एनी डोनेशन, पावरफुल डोनेशन। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। तो आपको पता है बच्चा, जो भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं एज कंपेयर टू जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या है, जो लोन पेयर कंटेन करते हैं, एज कंपेयर टू जो कैसे होते हैं बच्चे, न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले मतलब जो लोन पेयर कंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी ध्यान रखना होता है इसमें कि जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उसमें भी कैटेगरी है। तो जो मोर बेसिक मतलब मोर स्टेबल होता है, जो मोर स्टेबल होता है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो हम इतनी बात लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आपको पता है बच्चा यहाँ पर एक ही आपके पास कैसा है, न्यूट्रल, बाकी सारे नेगेटिवली चार्ज है। तो बी वाला सबसे कम होगा, बी वाला सबसे कम किसमें है, 1 और 4 में। ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कैंसल आउट हो गए। अब आगे देखते हैं इन तीनों में कैसे बात करी जाएगी। तो आपको पता है फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है बच्चा, आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, कम। अब ये बात हो गई 1A वाले की। सी वाले का देखते हैं, सी ए वाले के साथ क्या है बच्चा आपके पास, SO3 नेगेटिव। इसका तो जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये तो ए वाले से भी ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये और ज्यादा लेस न्यूक्लियोफिलिक है। अब बात करते हैं किसकी भाई, डी वाले की। तो डी वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो फटाक से अपना लोन पेयर क्या करेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डोनेट। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, हमारे डी वाले की। तो यहाँ पर तो ए लिख रखा है तो ये गलत हो गया। फिर किसकी होगी, जो थोड़ा सा स्टेबल है, और जो बहुत ज्यादा स्टेबल है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहले ही अंडरलाइन कर लेना पेपर में बैठे हुए भी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट वाली टिक करके मत आ जाना। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव। यस, जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये लीस्ट डोमिनेटिंग होता है, सारे इफेक्ट्स में से बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में ये आपको ऑपरेट होता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है भाई। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये किसी की प्रेजेंस में काम करता है। जैसे ही वो रिएजेंट हट जाता है, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। तो जैसे ही वो रिएजेंट चला जाता है रिएक्शन से, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वापस से बंद हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम भाई, टेम्परेरी, कि अगर आपके पास रिएजेंट आया तो इफेक्ट लगेगा, और अगर रिएजेंट नहीं आया तो इफेक्ट नहीं लगेगा।
लास्ट, हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये क्या शो करती है बच्चे आपके पास, प्लस ई। कैसे होता है, लेट से आपके पास एक डबल बॉन्डेड क्या है, कार्बन एल्कीन है, उसमें हमने क्या डाल दिया भाई, H पॉजिटिव डाल दिया। तो आपको पता है एल्कीन क्या करेगा बच्चा, इस पे अटैक कर देगा, एल्कीन विल अटैक। अब एल्कीन ने अटैक कर दिया तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे, यहीं पे आगे रिएक्शन फर्दर मूव करेगी। अब आपको पता है ये कैसे होता है, एक पॉजिटिव टूटेगा एक नेगेटिव टूटेगा, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो किससे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन से, और यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव। तो वो वाला रिएक्शन जिसमें H आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो और जो आपके पास बने वो भी क्या है, कार्बोकटायन। तो ऐसे इफेक्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, प्लस ई के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज प्लस ई। और इसने क्या बोल दिया, नेगेटिव, माइनस ई। तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई और आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप या फिर मैचिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबका ध्यान रख के वो चलना है। देखो अब आपके पास क्या है भाई, आपके पास एक NH2 ग्रुप है जो अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट। जब भी लोन पेयर डोनेट होता है आपके पास एक कंजुगेटेड सिस्टम को, तो इसको किस नाम से जानते हैं, रेजोनेंस। अब उस कंजुगेटेड सिस्टम को आप डोनेट कर रहे हो तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, प्लस आर। तो इसका मतलब रेजोनेंस में भी मेरे पास दो कंडीशन हो गई, एक है मेरे पास प्लस आर और दूसरा क्या है मेरे पास, माइनस आर। प्लस आर कौन दिखाएगा बच्चे आपको, जो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। तो प्लस आर विल बी शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डिटेल में आपको थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे जाके जब एनालिसिस करके, मतलब एक बार आपने पेपर सॉल्व कर लिया उसके बाद अब दोबारा जब रिवाइज करोगे तो बहुत आसानी हो। माइनस आर कौन दिखाएगा बच्चे आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन दिखाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब कैसे पहचाना जाए भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि नहीं, जो भी आपके पास एटम डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग पे, दैट शुड कंटेन अ लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर होता है तो वो कैसा होता है बच्चे आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर आपके पास यहाँ पर उसी डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो डबल बॉन्ड हो या तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, इन तीनों में से दोनों में से कोई भी काम हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चे आपके पास, वो कहलाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड्स लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे पहचानना है आपको। तो वही बात हो गई, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो इट इज गोइंग टू शो यू दी प्लस आर। तो 1 का क्या हो गया बच्चे आपके पास 4, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर देखो, डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब है, इट एक्ट एज अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होगा भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब ये क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब माइनस आर। क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन, मतलब डी का सेकेंड। तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं भाई। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, H प्लस आपके पास आ रहा है, एक नॉर्मल नॉन पोलर सब्सटेंस था, H प्लस आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और आपका कार्बोकटायन बन रहा है, तो इट इज योर प्लस ई। अभी अभी देखा था हमने। और अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैच हो रही है, रिएजेंट नेगेटिवली चार्ज है और बन भी नेगेटिवली चार्ज रहा है, तब आपके पास वो क्या हो जाता है बच्चा, माइनस ई। तो कैसे हो गया आपके पास, सी का 1 और बी का 3, वही हमारे आंसर में है। तो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the two statement, hyperconjugation is not a permanent effect। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि टेम्परेरी इफेक्ट आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सिर्फ एक ही है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमेरिक। बाकी हाइपरकंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, दीज आर योर परमानेंट इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। In general, greater the number of alkyl group attached to the positively charged carbon atom, greater is the hyperconjugation, interaction and stabilization of the cation। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास एक कार्बोकटायन है और उसमें डायरेक्टली अटैच जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन सिस्टम दिखाएगा और उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट से हमने क्या करा, ये 3 कार्बोकटायन ले लिए और इस तरीके से अलग अलग आपको बता दिया कि आपके एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ पर कितने हैं आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर कितने हैं बच्चे आपके पास
बोलो 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये और ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, बिल्कुल ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चल, क्या बोला है आपसे, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे पहला क्या देखते हैं बच्चा, हम लोन पेयर का नेचर देखते हैं। तो लोन पेयर दो तरीके से आपके पास दिखाई देता है, कौन कौन सा, एक होता है आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और दूसरा होता है आपके पास लोकलाइज्ड। तो आपको पता ही है कि जो लोकलाइज्ड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, इट इज मोर बेसिक, और जो आपके पास डीलोकलाइज्ड होगा वो लेस बेसिक होगा। दूसरा, अगर हमारे पास सारे लोकलाइज्ड मिल जाते हैं, फिर हम क्या चेक करते हैं बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन से मुझे क्या पता चलता है, परसेंटेज करेक्टर, परसेंटेज करेक्टर से मुझे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कोई sp वाला होगा तो वो लेस बेसिक होगा, अगर कोई sp2 वाला होगा तो वो मोर बेसिक होगा, और कोई sp3 वाला होगा तो वो और ज्यादा बेसिक होगा। तो दिस इज द ट्रेंड फॉर बेसिक नेचर। ठीक है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ठीक से नहीं करेगा। ठीक है, चल तो फटाफट से देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, दिस इज योर लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड लोन पेयर। यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये कैसा है बच्चा आपके पास, अगेन लोकलाइज्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा है आपके पास, दिस इज योर डीलोकलाइज्ड। पर डीलोकलाइज्ड करके यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारा लोन पेयर होता है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन वाला। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बच्चा, थर्ड। तो थर्ड थर्ड, मतलब दो ऑप्शन आपके पास क्या हो गए, कैंसल आउट। इज दैट क्लियर। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर देखते हैं कैसे होगा भाई। आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पर अब लोकलाइज है, तो फिर क्या देखनी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा है बच्चे आपके पास, sp2। अगर ये sp2 है और ये दोनों आपके पास sp3 हैं, तो ये वाला कैसा हो जाएगा बच्चे आपके पास, लेस बेसिक। क्योंकि हमने अभी देखा कि sp2 वाला लेस बेसिक होता है और sp3 वाला मोर बेसिक होता है। तो अब ये पता चल गया कि इन तीनों में से लीस्ट बेसिक कौन सा है, 2 वाला। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑल दो फिर भी देख लेते हैं, अब इन दोनों को समझते हैं भाई। दोनों ही sp3 है, अब कैसे कंपैरिजन होगा। आपको पता है ये डबल बॉन्ड क्या दिखाता है बच्चा आपको, -i, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बेशक से लीस्ट डोमिनेटिंग है, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑपरेट हो ही रहा होता है। तो आपको यहाँ पर क्या है, -i। -i मतलब वो आपके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास बुला रहा है, मतलब उसको विड्रॉ कर रहा है। अगर वो उसको विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ वाले बेसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्थ। तो फोर्थ वाला ज्यादा ऐसे बेसिक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्लियर होती है बच्चा इतनी बातें आपको। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपसे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। आपको कंडक्टिविटी बतानी है, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिव फिर सबसे कम। ठीक है, अब आपको पता है बच्चा कि अगर आपके पास तीनों कंपाउंड देखे जाएं तो एसिड दे रखे हैं। अगर एसिड है तो कंडक्टिविटी कौन बताएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं आपको, कंडक्टिविटी। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्वस सॉल्यूशन में कराएगा कौन, आयंस। आयंस किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चा, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बिठाते हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा चार्ज कैरियर हमारे पर प्रेजेंट होंगे, मतलब उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब आपको बस इतना देखना है कि कौन मोर एसिडिक इन नेचर है। जो जितना गुड एसिड होगा वो उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो आपको पता है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद बेंजोइक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और यहाँ पर एसिटिक एसिड सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, ए, फिर किसकी हो गई, सी, और फिर किसकी हो गई, बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चल अब हम फर्दर मूव करते हैं बच्चा आगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिटी, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिटी का। तो फिर से सबसे पहले आपको क्या देखना है, डीलोकलाइज, लोकलाइज, उसके बाद क्या देखना है आपको, नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, देखते हैं कैसा होगा भाई। आपके पास, आपको पता है बचा कि आपके पास यहाँ पर Cn पे नेगेटिव है,
CN कैसा होता है बच्चा आपके पास, दिस इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहां पर देखा जाए तो दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज योर अगैन sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी बात करें तो ये भी कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो वही बात हो गई। अब जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो कैसे होंगे आपके पास, लीस्ट बेसिक। आपको पता है यहाँ पर C है, CH मतलब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर इसको खोल के लिखना चाहे तो ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर CN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही खींच लेगा इसकी। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा हो गया, फिफ्थ। सबसे लीस्ट बेसिक फिफ्थ। उसके बाद कौन हो गया आपके पास, थर्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वैसे यहीं पे आ गया, पर आगे भी देख लेते हैं। अब आपके पास क्या क्या है बच्चा, आपके पास है फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। आपको पता है यहां पर ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज डीलोकलाइज्ड। अगर ये डीलोकलाइज्ड है इसका मतलब फर्स्ट, फोर्थ और इसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में ये वाला सबसे लीस्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के कंपैरिजन में तो सेकंड वाला सबसे लीस्ट हो गया। फर्स्ट और फोर्थ को कैसे देखेंगे भाई, फर्स्ट में क्या मिल रहा है आपको, तीन तीन जगह से क्या प्रोवाइड हो रहा है बच्चे आपको, प्लस आई। मतलब वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज मोर डेंसिटी वाला हो गया तो वो जल्दी डोनेशन दिखाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। इसीलिए फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर कौन हो गया आपके पास, फोर्थ वाला। इज दैट क्लियर बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिटी से रिलेटेड है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। आपको बेसिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चल तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, एक रिंग की फॉर्म में इसको बना दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चा आपको पता है हम बेसिसिटी ऑर्डर कैसे चेक कर रहे थे, सबसे पहले हम लोन पेयर देख रहे थे कौन से टाइप का है, और लास्ट में हम देख रहे थे उसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, चल तो अब देखते हैं। आपको पता है बच्चा फर्स्ट पार्ट में यू कैन इजिली सी कि हमारे पास जो लोन पेयर है वो किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। ये पता है आपको कि ये वाला जो लोन पेयर है दिस इज योर लोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा है बच्चा आपके पास, लोकलाइज्ड। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये लोन पेयर भी कैसा है, लोकलाइज्ड। और अगर इस लोन पेयर की बात करें तो ये लोन पेयर कैसा है बच्चा आपके पास, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो मुझे इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि ये दोनों मेरे कैसे होंगे, लेस बेसिक होंगे एज कंपेयर टू दीज टू, सेकंड एंड थर्ड। तो मतलब जहां पर भी मेरे पास फर्स्ट या फिर फोर्थ पहले दे रखा होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है तो ये गलत हो गया आपके पास। दूसरा आपके पास कहां पर दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। मतलब दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आपको पता है इसका जो एरोमेटिक बिहेवियर है वो किसकी वजह से बच्चा, बेंजीन रिंग की वजह से। लेकिन जो इसका एरोमेटिक बिहेवियर है वो इसके लोन पेयर की वजह से। इसका मतलब यहां पर ये कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसका एरोमेटिक नेचर लूज हो जाएगा। इसी वजह से इन दोनों में कैसे कंपैरिजन हुआ, इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है, इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने के कारण ये आपका कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक। लेस बेसिक मतलब फोर्थ वाला लास्ट में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब इन दोनों में कैसे चेक हुआ भाई, इन दोनों का भी देख लेते हैं। आपको पता है बच्चा ये वाला जो लोन पेयर है ये कौन से कार्बन पे है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो आपको पता है sp3 वाला कैसा होता है, मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp2, इसीलिए थर्ड मोर बेसिक है एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है बच्चा, क्लियर होती है भाई आपको इतनी बातें। चलिए फटाफट से अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अरेंज द फॉलोइंग लेबल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। तो देखो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका हम क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास उसका जो कंजुगेट बेस बनना चाहिए वो स्टेबल बनना चाहिए। जो भी कंजुगेट बेस बनेगा बच्चा वो कैसा होना चाहिए, आपके पास स्टेबल होना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर यहाँ पर से आपके पास चला गया हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पर चला गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पर गया तो कार्बन पे नेगेटिव।
अब आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि आपका कार्बन ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये वाला सबसे लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब हमारा लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो गया, हमारे कार्बन वाला। तो सबसे लीस्ट हो गया ए। तो ए किस किस में बचा आपके पास, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि ये क्या है बच्चे आपके पास, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो फिनॉल। और ये कैसा है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। वो भी कैसा रेजोनेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। लेकिन जो इसका नेगेटिव चार्ज है बच्चा वो किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा। तो आपको इतनी बात पता है कि हमारे इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब सी और डी में कैसे कंपेयर किया, जो आपके पास सी है बच्चा उसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारे पास जो सी है उसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं बच्चा। आपके पास लेट से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सी, तो ये जो आपके पास सी है इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपकी एसिडिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। ध्यान रखेंगे, अगर कंजुगेट बेस के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो उसकी एसिडिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर कंजुगेट बेस के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो उसकी एसिडिटी क्या कर देगा, डिक्रीज। जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ साथ के साथ नोट करते हुए चलना, ठीक है। चल, तो आपका इस तरीके से ये सी वाला मोर एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू डी, ठीक है। डी वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पर यहां पर पैरा पोजीशन पे सी के अलोंग वो क्या दिखा रहा है बच्चा, -m। लेकिन डी के अलोंग ये क्या दिखा रहा है आपके पास, -i, क्योंकि ये इसके कौन से पोजीशन पे है भाई, आपके मेटा पोजीशन पे। और मेटा पोजीशन पे आपका -m + m ऑपरेट नहीं होता, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ बेसिटी। तो इसका मतलब हम दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो एसिडिक नेचर से इन्वॉल्व और दूसरा बेसिक नेचर से इन्वॉल्व। चलो देखते हैं। आपके पास फिर से एसिडिटी की बात करी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर की आपकी लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड नेचर चेक करेंगे। तो आपको इतना पता है बच्चा कि यहाँ पर ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसका लोन पेयर कैसा है, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। ये लोन पेयर भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये लोन पेयर भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये कैसा है, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। और ये लोन पेयर कैसा है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर लोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये लोन पेयर भी कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इतना बात हमें समझ में आ गई कि लोकलाइज्ड में जो sp3 होगा वो सबसे ज्यादा क्या होने वाला है आपके पास, बेसिक। तो सी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा कि सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद हम कहां पर आ जाएंगे, sp2। तो आपको पता है ये वाला जो है आपके पास बी ऑप्शन, दिस इज योर डीलोकलाइज्ड। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो वैसे ही निकल के आ गया बच्चा, कौन है, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान से देख। ये वाला sp2 यहाँ पर जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये दूसरा वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके अराउंड उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इस वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पर जल्दी डोनेशन हो जाएगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये वाला कम से कम इस Ca वाले से तो कैसा होगा, मोर बेसिक। दोनों ही sp2 है, पर ये वाला जल्दी डोनेशन कर देगा क्योंकि इसका जो दूसरा नाइट्रोजन है वो इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बच्चा, बढ़ा दे रहा है। क्लियर होती है इतनी बातें, चल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज योर 4। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मार्क प्रोटोन ऑफ विच कंपाउंड शोज द लोएस्ट pKa वैल्यू। लोएस्ट pKa का मतलब क्या है कि आपके पास वो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। चलो देख,
अगर आपने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया फिर से जो कंजुगेट बेस बना दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर यहाँ पर निकाल दिया तो यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बना वो इधर से भी रेजोनेंस झेल रहा है और इस साइड से भी क्या कर रहा है बच्चे आपके पास रेजोनेंस झेल रहा है। और अगर यहाँ पर आपके पास बना दिए तो अगेन यहाँ से रेजोनेंस कर रहा है, वो यहां से आपके पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहां से भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब बच्चे आपके पास एक चीज हो गई कि ये दोनों कैसे होंगे, मोर एसिडिक देन दीज टू। अब आपको क्या देखना है, यहां पर आपके पास क्या है कीटोन और ये क्या है आपके पास हमारा एसिड। तो आपको पता है इसके पास भी लोन पेयर है, वो भी किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। इसका मतलब कभी कभी ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल ही नहीं है रेजोनेंस के लिए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि कभी कभी ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ कंप्लीट रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाता है बच्चा, थर्ड पार्ट विल बी और मोस्ट एसिडिक। क्लियर है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। The ascending order of the acidity of OH group in the following। आपको ascending order बताना है, मतलब सबसे least acidic सबसे पहले रखना है। तो आपको पता है ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर अल्कोहल और बाकी सब कैसे हैं, फिनॉल। इसका मतलब लीस्ट एसिडिक कौन सा होने वाला है, ए। तो ए यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन मेरे क्या हो गए, कैंसिल आउट, ठीक है भाई। अब फिनॉल की बात करते हैं। तो आपको पता है अभी आप सीख के आए हो, अगर आपको एसिडिटी ज्यादा चाहिए तो आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी घटानी होती है तब आपको कौन सा ग्रुप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं फटाफट से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तो प्लस एम दिखाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, तो यहाँ पर ई आ गया, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके बाद बी आ गया। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये एसिडिटी कम कर देगा एज कंपेयर टू फिनॉल, तो पहले क्या होगा डी और फिर क्या होगा सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, फिर वही बात होगी, आप तोड़ो और क्या प्रोवाइड कर दो, अपना कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक होगा। तो आपको पता है बच्चा, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एसपी। एसपी है मतलब ये कैसा है, इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले कैसा है आपके पास ए, फिर ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर sp2, this is your sp3 और this is also your sp3। क्लियर होती है इतनी बातें भाई, ठीक है। तो अब आपके पास आपको पता है कि ए पार्ट sp है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा मतलब वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ए सबसे ज्यादा किसमें है बच्चा, इधर इधर, तो ये वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद कौन करेगा, sp2, तो फिर कौन हो गया, बी, वेरी गुड। फिर अब देखो ये दोनों sp3 है, अब sp3 के बाद आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको एक बार प्लस आई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बच्चे आपको दो दो बार, ना कि तीन तीन बार क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्लस आई। तो आपको पता ही है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखेंगे तो हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी कम एसिडिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चे, डी, फिर कौन हो गया आपके पास, सी। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिडिटी। क्या बोला है आपसे, लिस्ट 2 में दे रखा है pKa वैल्यू और लिस्ट 1 में हमें कंपाउंड्स दे रखे हैं जो कि एसिडिक इन नेचर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इनमें pKa दे रखा है। आपको इतनी बात देखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास लेस एसिडिक ढूंढना है आपको, तो आपको pKa क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चा, मोर ढूंढना पड़ेगा, मोर pKa ढूंढना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और अगर आपके पास मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, तब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, लेस pKa ढूंढना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चल बहुत ही बढ़िया बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। आपको पता है सबसे ज्यादा pKb किसका है भाई, 59, pKa किसका है 15.9,
15.9। अब देखते हैं, आपको पता है दिस इज योर इथेनॉल, अल्कोहल, बाकी सब क्या है बच्चे आपके पास, फिनॉल। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, चल तो हमें ये पता चल गया। इसका मतलब ये जो सबसे ज्यादा पीके ए की वैल्यू है वो किसकी है बच्चे आपके पास, ए की। तो ए का 2, आपका यहीं से आंसर वैसे तो करेक्ट हो गया, बी पार्ट। बाकी भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है बच्चा, फिनॉल नॉर्मल। यहाँ पर क्या है, मेटा नाइट्रो, तो मतलब ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। दिस इज योर पैरा नाइट्रो, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M। अब आपको पता है -M इज मोर डोमिनेटिंग ओवर -I, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनाएगा कंजुगेट बेस। अगर ज्यादा स्टेबल बना रहा है तो इट इज मोर एसिडिक, तो इसका pKa क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो लोएस्ट कौन सा है बच्चे आपके पास, 7.1, और डी का क्या है हमारे पास, 7.1। इज दैट क्लियर? तो हमने बाकी के भी इस तरीके से रख लिए। अब आपको पता है फिनॉल का क्या होगा बच्चे आपके पास 10, और मेटा नाइट्रोफिनॉल का क्या हो जाएगा 8.3। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस CO2 विद एक्वस NaHCO3। कैसे देखते हैं बच्चे, हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका इसमें सोल्यूबल कब होगा, जब आपके पास जो भी एसिड दे रखा है या जो भी कंपाउंड दे रखा है दैट शुड बी मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। आपके कार्बोनिक एसिड से क्या होना चाहिए, वो मोर एसिडिक होना चाहिए। क्लियर होती है इतनी बात? तो एक छोटा सा आपके पास ट्रेंड होता है, उसको याद कर लिया करो भाई। आपके पास कुछ नहीं करना, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। आपके पास जो बेंजोइक एसिड होता है, ये आपके पास बाकी सारे जितने हो गए एसिड, वो सब क्या होते हैं बच्चे, मोर एसिडिक होते हैं कार्बोनिक एसिड से। दूसरी बात, स्क्वारिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब भी कैसे होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं हमारे कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, चल तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन आपके पास दिखा देगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहला क्या है बच्चे आपके पास, बेंजोइक एसिड, तो ये तो बिल्कुल दिखाएगा ही दिखाएगा। नेक्स्ट इज योर फिनॉल, ये कभी भी नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर फिनॉल, बट 3-3 ग्रुप लगा दिए। नाइट्रो, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड, ये तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, तो इट विल शो एफरवेसेंस, मतलब CO2 निकाल देगा। ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा देगा। दिस इज योर फिनॉल, फिनॉल पे भी आपने क्या लगा दिया, +M, मतलब इसकी एसिडिटी तो नॉर्मल फिनॉल से भी कम है, तो फिनॉल नहीं दिखाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चे, A, C एंड D। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन A एंड B। आपके पास कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, हुआ क्या है बच्चे आपके पास, होता कैसे है कार्बोकटायन फॉर्म। यहाँ पर आपको पता है दिस इज योर एल्कीन, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, कहाँ तक मूव करेगी, जब आपके पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है 2 तरीके के क्रिएट हो गए। अब आपसे पूछा है कि बता दो इनकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो स्टेटमेंट किस में बात हो रही है, स्टेबिलिटी में। तो देखते हैं भाई, आपको पता है बच्चा, जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है वो 2 तरीके से देखी जाती है। पहला, हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस मिल जाए, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता है ये कैसा है बच्चा, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकटायन, इसमें कितने अल्फा H हैं, 2 अल्फा H है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकटायन, इसमें कितने अल्फा H हैं, 5 अल्फा H है, 5 अल्फा H है। इसका मतलब आपको पता है मोर नंबर ऑफ अल्फा H मतलब मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग सिस्टम, मतलब आपका जो B वाला है, B वाला जो कार्बोकटायन है दैट इज मोर स्टेबल। क्या है बच्चे आपके पास, वो मोर स्टेबल। देखते हैं, कार्बोकटायन B इज मोर स्टेबल एंड रिलेटिवली फॉर्म्ड एट फास्टर रेट। बिल्कुल ठीक बात है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है बच्चा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बता दो, इन सब में से कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चलिए सीखते हैं फटाफट से। आपको पता है दिस इज योर बेंजाइलिक, आपके पास क्या होती है कंडीशन, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्मा पाई, और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की जगह भी क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज।
तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां से मूव करती है, किस तरफ मूव करती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, डबल बॉन्ड, मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पर क्या है बच्चे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये भी मूव कर जाएगा। यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा और उसके बाद पॉजिटिव है, तो क्या मूव करेगा, नहीं, मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पर क्या है बच्चा आपके पास, पाई और उसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये भी कभी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो आपके पास कौन कौन सा है बच्चा, ए एंड बी ओनली, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होती है बच्चे आपको इतनी बातें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटाइन। देखो अब आपके पास बहुत सारे टॉपिक एक बार 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 रिपीट हो रहे हैं, एक बार क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहला एसिडिक बेसिक करेक्टर रिपीट हुआ, दूसरा अब आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन आ गया। तो ये नोट करते जाना कि ये बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है, तो इनको पढ़ के ही जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो द ऑर्डर ऑफ द गिवन कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है भाई। तो आपको पता है भाई, सबसे पहले दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। तो अब जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो सबसे ज्यादा आपके पास कैसा होगा, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा एक ही में है आपका ए, तो आपका ऑप्शन तो वैसे आपको पता चल ही गया है, बट इन दोनों में, इन तीनों में देख लेते हैं। आपको पता है दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 मतलब इसकी परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, अच्छा अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, sp3, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में क्या है, कम। और ये क्या है बच्चा आपके पास sp, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, सबसे ज्यादा है। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना, तो सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रखता है, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। ठीक, तो इसका मतलब जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, डी, फिर कौन हो गया, बी, और फिर कौन हो गया, सी, और वही हमारा आंसर भी आ रहा था। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। चल बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। फिर से स्टेबिलिटी की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो तो रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, ये क्या होता है, प्रायोरिटी में चलता है। फिर कौन चलता है, हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में कहीं जाके कौन काम आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं लग रहा, हल्का सा क्या लग रहा है भाई, इंडक्टिव, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देखो आपको पता है बच्चा इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ये कैसा है बच्चा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है और ये डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है ना, तो अब ये डोनर की तरह बिहेव करेगा, ये एक्सेप्टर की तरह, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं लग रहा, पर ये आपको क्या दिखा रहा है, -I दिखा रहा है, तो ये तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, उसके बाद कौन होगा, ए, और लास्ट में कौन हो जाएगा, सी। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, दिस इज ओनली योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, उसको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज करेगा तो वो नॉर्मल वाले के भी क्या हो जाएगा, बाद में आएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर होती है इतनी बातें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग। अब देख जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्राइड आयन को अपने पास नहीं बुलाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज अकेले में खुश है। लेकिन जो डिस्टेबल होगा, मतलब जो अनस्टेबल होगा, वो जल्दी से चाहेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरे पे से हट जाए, मतलब उसकी एफिनिटी, उसका लव टुवर्ड्स हाइड्राइड आयन, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है दिस इज योर साइक्लोप्रोपाइल कटायन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कटायन, तो ये कैसा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी एफिनिटी क्या होगी, लीस्ट। दिस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल तो अकेले खुश है, हाइड्राइड के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी बच्चा, लीस्ट। एफिनिटी विल बी लीस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सबसे कम किसकी हो गई, सी की, तो सॉरी किसकी, डी की। कहां पर है भाई, ये रहा डी, डी।
ठीक, सबसे कम हो गई आपके पास डी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है बच्चा कि इसके बाद कौन आएगा, ये, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कितनी बार? 3 बार रेजोनेंस कर रहा है भाई। तो आपके पास फिर कौन हो जाएगा? बी। तो अभी तक तो बी चल रहा है। अब इन दोनों में देखते हैं ये कैसा है बच्चा। आपके पास क्या रख रहा है? आपके पास 3-3 रेजोनेंस, 3-3 हाइपर कंजुकेशन। पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा आपको? एक तरफ रेजोनेंस और दूसरी तरफ हाइपर कंजुकेशन एज वेल। क्लियर होती है इतनी बात? तो आपको पता है किसको हम प्रायोरिटी देते हैं? हमारे रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो उसके बाद कौन हो जाएगा आपके पास? ए, और फिर कौन हो जाएगा आपके पास? सी। मतलब दिस इज योर लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मतलब मोस्ट एफिनेटेड टुवर्ड्स हाइड्राइड आयन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a species having carbocation with 6 set of electron and can act as a electrophile। एक आपके पास कार्बन है that has a 6 set of electron, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और साथ में उसके पास कैसा है बच्चा? इट कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मतलब वो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन। अब बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पेंटावेलेंट कार्बन, आपका कार्बन वैसे नॉर्मली 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, लेकिन SN2 रिएक्शन में जब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है तब वो क्या कहलाता है? पेंटावेलेंट कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन उसकी बेशक से वहां पर भी sp2 ही होती है, पर वो कैसा होता है? पेंटावेलेंट इन नेचर होता है। कार्बन फ्री रेडिकल, ये कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? ये 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। कितने रखेगा? 7। और अगर कार्बन आयन की बात करें तो ये क्या रखेगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। लेकिन उसने यहाँ पर बोल दिया कि 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है भाई। कार्ब अनायन है इस बारी, तो ध्यान रखेंगे रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर आपके पास नॉर्मल इंडक्टिव की बात होगी। देखो ये वाला जो कार्बन आयन है बच्चा, ये आप साफ साफ देख रहे हो, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट एक बात ध्यान रखना कि ये आपके पास 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये कैसा है बच्चे? आपके पास एरोमेटिक इन नेचर। और आपको पता है जो एरोमेटिक होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपके पास? डी। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया डी। अब दूसरी बात करते हैं, ये वाला जो आपके पास है ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है बच्चा? 4n इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक से भी क्या होता है? लीस्ट स्टेबल। तो सबसे कम कौन सा हो गया? ए। इसी में आपका आंसर आ गया। बाकी इन दोनों में कंपेयर करते हैं बच्चा। यहां पर देखो, इसमें एंगल स्ट्रेन क्या है भाई? ज्यादा। एंगल स्ट्रेन क्या है? ज्यादा। और अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। तो इसके इन दोनों में कौन है भाई? सी मोर स्टेबल, बी लेस स्टेबल। सब कुछ सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सेकेंडरी, सब कुछ आपके पास सेम है। इसीलिए हमने फिर किस पे देखा? एंगल स्ट्रेन में। सारी क्वांटिटी सेम हो जाती है तो फिर हम किस पे बढ़ जाते हैं बच्चा? एंगल स्ट्रेन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। आपको बताना है कौन से पेयर में पहला वाला ज्यादा स्टेबल है सेकेंड से। देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे? दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है जो क्या कंटेन कर रहा है? लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग शो करेगा। क्या करेगा बच्चा? बैक बॉन्डिंग शो करेगा, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या है बच्चे? मिथाइल ग्रुप। तो इट विल शो ओनली हाइपर कंजुकेशन। तो आपको पता है हाइपर कंजुकेशन से मोर स्टेबल कौन होता है? बैक बॉन्डिंग। तो फर्स्ट तो हमारे ऑप्शन में आएगा ही। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जहां पर भी फर्स्ट नहीं है वो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास? दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है इट इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस। ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी क्या है? रेजोनेंस। पर ध्यान रखना कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है भाई? डीस्टेबलाइज कर देता है। लेकिन कार्ब अनायन को एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है? स्टेबलाइज कर देता है। इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन में भी आपका मोर स्टेबल है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन तो दिख ही गया, कौन सा है? सेकंड। अब इसमें भी देख लेते हैं।
आपको पता है बच्चा, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इसको क्या मिल रहा है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट वाला लेस स्टेबल है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास, यहाँ पर दो ये दोनों तो सेम है, डिफरेंट कहाँ पर आया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगेन इट विल गोइंग टू शो यू दी बैक बॉन्डिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो हम बैक बॉन्डिंग को मोर प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। इज दैट क्लियर? तो आपके पास हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी एंड ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे नंबर देके जाते हैं, क्योंकि एक दो मैच करके ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है ना। चल, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन कैसा होता है बच्चे आपके पास, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल भी कैसा होता है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट कितने होते हैं इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, चल तो देखते हैं कैसे होगा। स्पीशीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करे, मतलब आपको डोनेट करे, वो क्या होता है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। तो सी का क्या हो गया 1, और सी के 1 पे आपके पास 2 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्पीशीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले वो कौन होता है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। तो आपके पास क्या हो गया भाई, डी का सेकंड। तो आपका ऑप्शन तो वैसे आ चुका है, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन होता है, हमारा कार्बोकटायन, और उसका एम्प्टी क्या होता है, ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। कैसे दिखता है भाई, ये रहा आपके पास CH3, दिस इज योर स्मॉलेस्ट कार्बोकटायन, ये होता है प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर और नीचे क्या होता है, एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो अब ए का क्या हो गया, थर्ड, अब बी का क्या हो गया, फोर्थ। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है? अब देखो क्या बोल रहा है वो, विद 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो पेयर्ड ही होंगे, जैसे कि कार्बोकटायन में पेयर्ड है, लेकिन एक कैसा होगा, अनपेयर्ड। तो वो किससे मैच हो गया आपके पास, इधर से। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The compound which will have the lowest rate towards nucleophilic aromatic substitution on treatment with OH। अब देखो, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, मतलब SN1 SN2 AR SN। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। आपको पता है बच्चा कि यहाँ पर जो OH है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और आपका Cl बाहर निकलना चाहिए। तो Cl को बाहर कौन निकालेगा, जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो आपको पता है यहाँ पर -M लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, -M, तो ये तो जल्दी निकाल देगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, -M, ये भी निकाल देगा। यहाँ पर भी क्या लग रहा है, -M, ये भी निकाल देगा। पर ये क्या है बच्चे आपके पास, -I लगा रहा है। तो -M क्या होता है, मोर डोमिनेटिंग, बट ये क्या होता है, लेस डोमिनेटिंग। तो उसने लीस्ट बोल दिया, तो ये आपका Cl ग्रुप का यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब OH कभी भी यहाँ पर आके अटैक नहीं कर। इज दैट क्लियर? आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। जब भी आपके पास अराइल सब्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, क्या करना है भाई, अराइल सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में ध्यान रख लो, आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहाँ पर होने चाहिए बच्चा, ऑर्थो और पैरा पे होने चाहिए। मेटा पे हमारा कोई काम नहीं होता, क्योंकि मेटा पे आपका रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता, इंडक्टिव ऑपरेट होता है। ठीक है भाई, क्लियर होती है आपको इतनी बातें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिक्रीजिंग रेट टुवर्ड्स SN1, SN1, तो आपको पता है बच्चा ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है SN1 की, SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना जल्दी मेरा क्या हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा, मतलब SN1 उतना जल्दी हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं बच्चा कैसे होगा। आपको पता है यहाँ पर से Cl चला जाएगा, कार्बोकटायन यहाँ पर बनेगा, यहाँ Cl गया, कार्बोकटायन यहाँ पर बना, Cl लीव कर गया, कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, Cl लीव कर गया, कार्बोकटायन फॉर्म हो गया।
अब आपको इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, तो ये आपको क्या करेगा भाई, इट विल शो यू दी -m। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर है, इट विल शो यू दी +m। हमारे पास वैसे तो इस पे लोन पेयर होता है, ये +m दिखाता है, पर इसका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है दैट इज योर -i। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चा आपके पास, B। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, B। तो आपका वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर कौन है बच्चे आपके पास, D, क्योंकि हमें नेगेटिव ग्रुप्स नहीं चाहिए, नेगेटिव जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखा रहा है वो ग्रुप नहीं चाहिए। तो फिर ये थोड़ा सा लेस नेगेटिव दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका ऑर्डर कहां पर आ गया, लास्ट। क्लियर है बच्चा, दोनों नेगेटिव बट एक मोर डोमिनेटिंग, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द reactivity of following haloarenes toward nucleophilic substitution with aqueous NaOH। वही वाला क्वेश्चन आ गया। आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे बढ़िया होगा, और कहाँ होने चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पे होने चाहिए। मेटा वाला मेरा कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है बच्चे, नो ग्रुप। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तो सबसे जल्दी कर देगा। ये क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये तो बिना सब्स्टिट्यूशन वाले से भी क्या करेगा, कम रेट दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा रेट किसका हो गया, डी का। तो आपके पास दो ऑप्शन तो यूं ही क्लियर हो गए। उसके बाद कौन हो गया, बी। फिर कौन हो गया, ए, और लास्ट में सी। सी क्यों लास्ट में, क्योंकि इट कंटेन्स अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या आ गया बच्चा उसके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन रिंग जो भी आपके पास प्रेजेंट है, वहां पर क्या होना चाहिए बच्चे, आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। तो बेंजीन रिंग को हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करना है भाई, ज्यादा। मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा बनाएगा, जब मेरे पास क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो मेरे रेट को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, चल तो अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH भी क्या कर रहा है, आपको बेंजीन रिंग को बढ़ावा दे रहा है, और ये जो है आपके पास, ये भी क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल रहा है। तो ये तो आपके पास बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा है बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी कैसा है बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ये आपके पास बेंजीन रिंग पे क्या दिखा रहा है, -I दिखा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपके पास C है वो तो किसी काम का नहीं है, जो आपके पास A है वो भी किसी काम का नहीं है। काम के कौन कौन से हैं, B और D। और B और D में भी ज्यादा एक्टिवेट कौन कर रहा है, D वाला। तो आपको क्या बताना है बच्चा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो D वाला क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। तो आपके पास D वाला कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये क्या दिखा रहा है बच्चे, -M, और ये क्या दिखा रहा है, -I। तो इतनी बात तो क्लियर है कि -M वाला बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे लीस्ट कौन सा होगा, C वाला। तो वहीं पे मेरा आंसर क्लियर हो गया ये। अब इन दोनों में देखते हैं भाई कौन होगा। ये फिर भी आपको +M दे रहा है एक, लेकिन ये आपको -I दे रहा है। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, आपको +M वाला चाहिए। तो आपके पास D के बाद ज्यादा +M, थोड़ा +M, फिर आपका माइनस, और ये बहुत ज्यादा माइनस। तो आपका करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, CABD। इज दैट क्लियर। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो कि यस मैम वी आर डूइंग, वी आर प्रेजेंट विद यू। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा। चल, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। ठीक, क्या बोला है बच्चा आपसे, कंपाउंड बी इज एरोमेटिक। तो कंपाउंड बी बनेगा क्या, आपके पास दो इक्विवेलेंट दे दिए OH के। OH किसकी तरह काम करता है बच्चा, बेसिकली बेस की तरह काम करता है। और अगर ये बेस है तो बेस का क्या काम होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। क्या करेगा बच्चा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास दो OH है जो कि एसिडिक नेचर शो करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है। तो होगा कैसे, आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से
एक नॉर्मल 4 मेंबर रिंग, ये दोनों अपने पास एज इट इज रह जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास O नेगेटिव और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा O नेगेटिव। तो B इज एरोमेटिक, यस B इज वेरी वेरी एरोमेटिक भाई, बिल्कुल ये कैसे हैं बच्चे आपके पास एरोमेटिक, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास करेक्ट। The completion of our reaction is very slow। अब ये कैसा बन रहा है बच्चे आपके पास एरोमेटिक बन रहा है, पहले वाला एरोमेटिक नहीं है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, तो ये कैसा है स्टेटमेंट रॉन्ग। ए शोज टोटोमेरिज्म, बिल्कुल ए जो है आपके पास टोटोमेरिज्म दिखा सकता है, यहां पर ये इनोल है तो क्या करेगा भाई कीटो में बदल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट देख, द बॉन्ड एंगल इन सीसी कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम, यस ये सब रेजोनेंस इन्वॉल्व है, तो आपके पास जो सी और सी के बीच का जो बॉन्ड है वो सब कैसा है सेम, तो ये ऑप्शन भी कैसा है भाई बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर ए सी डी ओनली लिखा हो, यस आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन। इज दैट क्लियर बचा? चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। देखो यहां पर हमारे पास पूरी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म और साथ में आपका आयुपेक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म होता है। जो भी क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले तो ध्यान रखना यहीं से आपका पेपर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चल अब हम नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं बच्चा आपके पास, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है आपके पास स्टीरियो। ध्यान रखना, छोटा सा बता देती हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड बताता है। क्या बताता है बच्चा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोज यू दी कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड। तो आपकी कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड ही क्या होती है यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मतलब इस बार आपकी कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड भी क्या है सेम। तो डिफरेंट क्या होता है बच्चे आपके पास, स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ग्रुप अरेंजमेंट, ग्रुप्स का कौन सा अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चा डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है यही क्या होता है आपके पास डिफरेंट, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से। चल अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का ढूंढने का क्या तरीका है, सबसे पहला तो वही होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मतलब नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो भी है सेम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास दूसरा क्या देखते हैं, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए सेम। अब फंक्शनल ग्रुप सेम पहचान लिया और उस फंक्शनल ग्रुप की एक खासियत होनी चाहिए कि वो पॉलीवेलेंट होना चाहिए, मतलब वो मोर देन वन एल्काइल चेन रखे अपने पास। पॉलीवेलेंट का क्या मतलब है बच्चा, मोर देन वन एल्काइल चेन वो अपने पास रखना चाहिए। अब लास्ट में क्या देखना होता है आपको कि जो आपके पास एल्काइल चेन है उनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं मेटामर्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप दिस इज कीटोन दिस इज कीटोन, तो वो भी सेम। पॉलीवेलेंट यस, यहाँ पर आपके पास दो एल्काइल चेन है, एक ये रही एक ये रही, यहाँ पर भी दो है तो एक ये रही एक ये। अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, मोर देन वन एल्काइल चेन भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है, पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस चेन की कितनी लेंथ है बच्चा 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पर कितना है 1 2, यहाँ पर कितना है बच्चा 1 2 3 और ये कितना है बच्चे आपके पास 1 2 3, बिल्कुल आपकी दोनों चेन लेंथ कैसी है बच्चे आपस में डिफरेंट है। तो दीज टू आर योर मेटामर्स। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपके पास कैसा है बच्चा, दिस इज योर OH फंक्शनल ग्रुप। ये तो पॉलीवेलेंट ही नहीं है, ये तो एक ही कार्बन चेन रखता है, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर कीटोन एंड दिस इज योर एल्डिहाइड, तो फंक्शनल ग्रुप क्या बोला था सेम, तो फिर बात खत्म हो गई। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चा
ये एल्केन है और दिस इज फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, तो अगेन आपके पास ये भी मेटामेरिज्म की रेस से बाहर हो जाता है। ठीक है भाई, चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आइसोमेरिक पेयर्स। आपको आइसोमेरिक पेयर्स बताना है भाई, ठीक है बता देते हैं। सबसे पहले प्रोपेनमाइन एंड एन मिथाइल इथेनामाइन कैसे हो जाएगा बच्चा? प्रोपेनमाइन कैसा होता है, यहीं पे मैं लिखना स्टार्ट कर दूं क्या? चल यहीं पे लिख देते हैं। प्रोपेनमाइन कैसा होता है बच्चा? आपके पास CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2, दिस इज योर प्रोपेनमाइन। और उसके साथ क्या बनाना है बच्चा आपको? एन मिथाइल इथेनामाइन, तो दिस इज योर एन मिथाइल इथेनामाइन। इज दैट क्लियर? ये आपके पास हो गया एन मिथाइल इथेनामाइन। तो ये तो आपके पास कौन सा है? दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको बाद में पता चलते रहे, डिस्टिंग्विश कर सको। दिस इज योर प्राइमरी अमाइन और ये कैसा है बच्चे आपके पास? सेकेंडरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब दीज आर योर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ए का क्या हो गया बच्चे आपके पास? थर्ड। तो यहाँ पर ए का थर्ड है, हाँ बिल्कुल, दो में थर्ड है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपके पास? बी। बी देखते हैं भाई, बी क्या बोल रहा है आपके पास? एक है आपके पास हेक्सेन 2 ऑन, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। और दूसरा ये क्या बोल रहा है आपसे? हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, ये तो अभी आप करके आए हो भाई, अभी अभी आप करके आए हो। 1 2 3 4 5 अभी अभी आप करके आ रहे हो। एक ऐसा आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो पॉलीवेलेंट हो, जो मोर देन वन एल्काइल चेन रखे और दोनों एल्काइल चेन की लेंथ क्या हो? डिफरेंट हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें कितनी लेंथ है? एक। इसमें कितनी लेंथ है आपके पास? 1 2 3 4 5, सॉरी 4, 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास कितनी लेंथ है बच्चा? इस तरफ 2 और इस तरफ कितनी है? 3। तो दीज आर योर मेटामर्स। तो बी का ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? 1। बी का ऑप्शन 1 एक ही में है, तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया बच्चा? सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आगे भी देख लेते हैं, इथेनामाइन एंड हाइड्रोक्सी इथेनामीन। ठीक है भाई, ये भी बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनेगा? सी पार्ट। इथेनामाइन कैसे बनेगा भाई? जैसे प्रोपेनामाइन बना, CH3 CH2 NH2, दिस इज योर इथेनामाइन। और इसी के साथ क्या बनाना है बच्चा आपको? हाइड्रोक्सी इथेनामीन। इथेनामीन का क्या मतलब होता है? जब कार्बन और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट हो? आपके पास एक नहीं 2 बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात? अच्छा, दिस इज योर नॉट अमाइन, दिस इज योर अमाइड। इथेनामाइड है तो यहाँ पर CH2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? CO आएगा। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अब कार्बन के पास क्या है? OH और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जब कार्बन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है तो अमाइड हो गया, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया? इमीन हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है ये दोनों आपस में क्या है? टोटोमर्स। कैसे होगा भाई? आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाता है, किस किस के बीच? 1 2 3। ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन गई आपके पास एक फॉर्म। दिस टू आर योर टोटोमेरिज्म, these two are your tautomers। तो कैसे हो जाएगा बच्चा? थर्ड का फोर्थ। लास्ट आ जाओ, लास्ट क्या है बच्चा आपके पास? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। डी भी बना लेते हैं जल्दी से, वैसे तो उसको ऑप्शन पता चल ही गया पर एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे फिर। तो अब आपके पास क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या है बच्चा आपके पास? पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज योर पैरानाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका आयुपैक नाम क्या है? 2 नाइट्रोफिनॉल और इसका आयुपैक नेम क्या है? 4 नाइट्रोफिनॉल। तो आपका क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब दीज आर योर पोजिशनल आइसोमर। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपके पास एक मैचिंग ही है बच्चा, कुछ भी नहीं करना है आपको, स्ट्रक्चर बनाना है, फटाफट से देख लेना है। सबसे पहले क्या है बच्चा आपके पास? एन प्रोपेनॉन एंड आइसोप्रोपेनॉन। तो बनाना शुरू करते हैं। एन प्रोपेनॉन कैसे बनेगा भाई? आपके पास एन वर्ड यूज होता है जब स्ट्रेट चेन हो, तो दिस इज योर एन प्रोपेनॉन। और इसी में क्या बना देंगे हम? आइसोप्रोपेनॉन। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH, दिस इज योर आइसो ग्रुप।
और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH। देखो आपको अब क्या चेक करना है, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरी बात पेरेंट चेन लेंथ होनी चाहिए। अगर पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट होती है तो चेन आइसोमर में चला जाता है, अगर पेरेंट चेन लेंथ भी सेम है फिर पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर में चला जाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कैसे हो जाएगा भाई 1 2 3, यहाँ पर भी क्या है बच्चे आपके पास 1 2 3। अब देखो आपको यहाँ पर पेरेंट चेन लेंथ वगैरह सब सेम है, सिर्फ OH की पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे बच्चे आपस में, दीज आर योर पोजीशन आइसोमर। ठीक है भाई, अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में कैसा है बच्चा आपके पास, अब भी देखो मिथॉक्सी प्रोपेन, तो दिस इज योर CH3O, CH2 CH2 CH3, दिस इज योर मिथॉक्सी प्रोपेन, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास इथॉक्सी इथेन, मतलब CH3 CH2O CH2 CH3। इज दैट क्लियर? तो अब देखो वही वाली बात हो गई कि आपके पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आपके पास दोनों की लेंथ डिफरेंट, एक और ये कितना है बच्चा आपके पास 3, ये कितना है बच्चा आपके पास 2, और ये फिर से आपके पास कितना है 2, तो इसका मतलब दीज आर योर मेटामर्स। तो इसका क्या हो गया 1, तो A का क्या है आपके पास 3 और B का क्या है 1, तो ऐसा आपके पास 2 चलता हुआ आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोपेनॉन मतलब यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। प्रोपेनल मतलब यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसका मतलब दोनों फंक्शनल आइसोमर्स। तो किस क्या हो गया बच्चा आपके पास C का 4, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें? लास्ट वाला देख लेते हैं, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। तो कैसे ड्रॉ होगा बच्चा, नियोपेंटेन, नियो कौन सी मोइटी होती है बच्चा आपके पास, जहां पर एक ही कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से ज्वाइंट होता है, दिस इज योर नियोपेंटेन। और आपके पास आइसोपेंटेन, आइसो ग्रुप तो हमने अभी डिफाइन किया, दिस इज योर आइसो ग्रुप। अब पेंटेन है मतलब 3 तो यूज हो गए, क्या होगा 2 और यूज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबरिंग करूं तो 1 2 3, पेरेंट चेन लेंथ 3, 1 2 3 4, पेरेंट चेन लेंथ 4, तो दीज आर योर चेन आइसोमर। तो लास्ट वाले का क्या हो जाएगा चेन आइसोमर, जो कि हमारा आंसर भी। ठीक है बच्चा, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी शोन। इनॉल कंटेंट मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर ही OH ग्रुप होता है। तो ये तो चीख चीख के आपको बता रहा है भाई, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके पास जैसे इनॉल कंटेंट बनाएगा तो क्या बना देगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड। और आपको पता है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा हो तो वही आपका हाईएस्ट इनॉल कंटेंट बनाएगा। तो ये आपका क्या बनाएगा बच्चे, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, हाईएस्ट ऑटोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें? बाकी सब भी दिखाएंगे, अगर दिखाना चाहें तो देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास इस तरीके का OH और OH बनेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस है, बिल्कुल सही बात है, पर वो कैसा है, दिस इज एरोमेटिक, तो इससे भी ज्यादा बनेगा। सेम यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा बच्चा, अगर इनॉल कंटेंट दिखाना होगा तो कैसे दिखाएगा, इस तरीके से OH OH। फिर वही बात हो गई, अभी भी एरोमेटिक नहीं है पर ये एरोमेटिक, तो बहुत ज्यादा इनॉल कंटेंट दिखाएगा। क्लियर है इतनी बात? और ये तो दोनों साइड से दिखाएगा, ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर कैसे हो जाएगा, नहीं। ठीक है भाई, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। Among the following compound, geometrical isomerism is exhibited by। तो geometrical isomerism कौन दिखाते हैं, एक तो डबल बॉन्ड दिखाते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या होने चाहिए, जो भी 2 कार्बन होने चाहिए उनके पास दोनों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, बोथ शुड कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप। दूसरी बात, अगर आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, साइक्लिक एल्कीन जो होती है आपके पास वो प्रेजेंट है, और उसमें आपके पास 2 एटलीस्ट क्या प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और वो दोनों कार्बन क्या कंटेन करने चाहिए भाई, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। 2 ग्रुप तो आपके पास किससे हो गए, साइक्लिक रिंग से ही ज्वाइंट होके, 2 बाकी के जो बॉन्ड बच गए उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड तो आपके डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व है, 2 बाकी के बॉन्ड बन गए बच गए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चल अब देखना स्टार्ट करते हैं। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन इसके पास HCl, दोनों अलग ग्रुप, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 के बाद सब्स्टिट्यूशन, 1 2 2 के बाद सब्स्टिट्यूशन, तो ये वाला कैसा कंसीडर किया जाएगा, डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है बच्चा, फर्स्ट वन, योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं।
ये वाला कैसा है बच्चा, H और Cl, ये तो सही है आपके पास, पर यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक ही ग्रुप कंसीडर होगा, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक ही ग्रुप, दोनों तरफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर दो H2 है, यहीं पे बात खत्म हो गई। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ClH, इस साइड गए फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फर्स्ट सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन, इस साइड गए फर्स्ट सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों ग्रुप किसकी तरह हो जाएंगे, सिमिलर ग्रुप की तरह ट्रीट होंगे। तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, कौन सा, डबल बॉन्ड। लेकिन आपको पता है बच्चा कि यहाँ पर क्या है, एक साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग के पास क्या है, दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और दोनों के पास अलग सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपके पास सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन दिखा रहा है बच्चा, डबल बॉन्ड, और ये भी आपका दो आंसर होंगे बच्चे इसमें, एक आपके पास ये और दूसरा ये। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ना दिखा के कौन दिखा रहा है, साइक्लिक रिंग। तो इसको वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, ताकि आपको पेपर में आए तो आप कंफ्यूज ना। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें? चल अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2-ब्यूटीन। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2-ब्यूटीन की, तो 2-ब्यूटीन कैसा, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, आपके पास सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाएगा, है ना। ये हो गई इसकी सिस फॉर्म और दूसरी हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म। ये हो गई बच्चा इसकी ट्रांसफॉर्म। इज दैट क्लियर? चल पढ़ते हैं। ट्रांस 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2-ब्यूटीन। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों मॉलिक्यूल बल्कि बल्कि हो गए, और ये दोनों अगर बल्कि है तो ये आपस में क्या दिखाएंगी, हिंड्रेंस। और अगर यहाँ पर हिंड्रेंस होगा तो ये कैसा होगा भाई, लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चा आपको, रिपल्शन, और रिपल्शन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल। आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है, और आपका ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट। Cis 2-butene has less dipole moment than trans 2-butene। ये स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल किस तरफ है, इस तरफ, इसका डायपोल भी इस तरफ, तो आपका रिजल्टेंट डायपोल यहाँ पर ऐड हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसका डायपोल किस तरफ है बच्चा, इस तरफ, और इसका डायपोल किस तरफ है, इस तरफ, और वो दोनों डायपोल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट। इसका मतलब यहाँ पर म्यू कितना है, 0। अगर यहाँ पर म्यू 0 है और यहाँ पर म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। तो डायपोल मोमेंट में क्या लिखेंगे भाई, डायपोल मोमेंट में लिखेंगे कि आपका सिस वाला क्या होगा, ज्यादा डायपोल मोमेंट वाला, और ट्रांस वाला क्या होगा भाई, कम। और अगर स्टेबिलिटी का देखा जाए तो एक शॉर्ट नोट ही बना देते हैं, अब सब बना ही रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का देखा जाए तो ट्रांस वाला कैसा होता है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो यही स्टेटमेंट क्या है आपके पास, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है, सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन हमारे इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। Cis 2-butene and trans-butene are stereoisomer। yes, कौन से stereoisomer है, ज्योमेट्रिकल stereoisomer। अब दो चीजें आपके पास और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं बच्चे इसी के कंपैरिजन में, कौन कौन सी है वो, पहली है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। दूसरा होता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो मोर सिमेट्रिकल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आपका जो ट्रांस होता है बच्चा, दिस इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें वॉइड कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है कंपैरिजन के फॉर्म में, तो आप इनको अलग से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बना के अपने जहां भी रखना है रख लो, चिपका लो, दीवार पे चिपका लो। चल आगे बढ़। The incorrect statement regarding geometrical isomerism are, फिर से incorrect statement geometrical isomerism मतलब cis trans के रिस्पेक्ट में पूछा गया। प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपीन कैसा होगा बच्चा आपके पास, दिस इज योर प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन। आपको पता है हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए,
तो इसके पास तो एक H एक CH3 है, बहुत ही बढ़िया, पर इसके पास दोनों CH3 है, तो ये कभी H है, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। तो इनकरेक्ट बताना है, तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड, बिल्कुल ठीक बात है, अभी ट्रांस बनाया था हमने, आपके पास जो सेम सेम ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, आपको इनकरेक्ट बतानी। आगे बढ़ते हैं। सिस 2 ब्यूटीन हैज द हायर डाइपोल देन ट्रांस, ये भी अभी हमने देख लिया कि सिस वाले का कैसा होता है, ज्यादा, ट्रांस है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 मिथाइल 2 ब्यूट 2 इन, देखो आपके पास ये वाली बात करी जा रही है, तो वही वाली बात हो गई भाई, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप रखे हैं, तो ये तो रख रहा है, पर ये दोनों सेम ही ग्रुप रख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये भी आपके पास आंसर में जाएगा। ट्रांस आइसोमर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, अभी तो देखा था हमने ट्रांस वाले का ज्यादा होता है, तो इसका मतलब अगेन दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन कौन सी रॉन्ग हो गई, A D E, तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल भाई, फोर्थ ऑप्शन कैसा है बच्चा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, जहां पर भी एल्कीन है वहां पर आपको क्या कर देना है भाई, एल्केन बना देना है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, अब एक मेरे पास क्या है H और दूसरा क्या है मेरे पास CH3। अब इनएक्टिव का क्या मतलब है कि आपके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं होने चाहिए, तो आप इसी वाले में देख पा रहे हो कि इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं, इसके पास 3 हाइड्रोजन सेम, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास आपके पास 2, ये बड़े बड़े वाले ग्रुप सेम हो गए, इसके पास भी आपके पास 2 ग्रुप सेम हो गए, ये आपके पास 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। कायरल कार्बन वो होता है जो 4 अलग ग्रुप रखे, तो इनएक्टिव पूछा था तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा आपके पास बना देगा बच्चा, इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इस साइड इथेन रख रहा है, इस साइड प्रोपाइल, इथाइल, CH3 और H, 4 अलग अलग ग्रुप रख रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी बना दोगे तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, एक साइड H रख लिया, एक साइड क्या रख लिया, CH3, एक साइड रख लिया इसने इस तरीके से। हाँ, तो एक आपके CH3H, यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास प्रोपाइल, यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास आइसोब्यूटाइल। ठीक है, चल तो अलग अलग रख रहा है, यहाँ पर भी भाई सेम बात हो जाएगी, जो ऊपर बना वही नीचे बन जाएगा, यहाँ पर कैसा होगा देखो, इधर भी जैसे ऊपर कायरल कार्बन बन गया वैसे ही नीचे भी यहाँ पर भी कायरल कार्बन बनेगा, वही बात होगी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, इसका मतलब दिस ऑल्सो कंटेन्स अ कायरल कार्बन। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, स्टीरियो आइसोमर बताना है बस, साइक्लोप्रोपेन 1,2, देखो कैसे होगा, आपके पास ये रहा साइक्लोप्रोपेन और 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है आपके पास, डाइमिथाइल, तो एक यहाँ पर लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप, दूसरा क्या है हाइड्रोजन। देखो अब स्टीरियो आइसोमर कैसे बताते हैं हमारे साइक्लिक मॉलिक्यूल में, तो ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, साथ में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे आपके पास कायरल कार्बन। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चा, सबसे पहले आप कोशिश करते हो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने की, एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन गए उसमें आप चेक करते हो कि आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसका एक ही आप ऑप्टिकल आइसोमर कंसीडर करते हो, इनएक्टिव वाला, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तब आप उसका एक मिरर इमेज बनाते हो, तो आप उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर कंसीडर करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका बनाने चलूं तो कैसे होगा बच्चे, दिस इज योर 1, पहले मैं ज्योमेट्रिकल बनाऊंगी, तो ज्योमेट्रिकल कौन कौन से होंगे, एक होगा आपके पास सिस और दूसरा कौन सा होगा ट्रांस, 2 ही तो बन सकते हैं इसके, तो मैंने क्या करा, एक बार सिस बना दिया CH3H CH3H ऐसे, और एक बार मैंने क्या बना दिया बच्चे आपके पास ट्रांस बना दिया, अब यहाँ पर CH3H कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया HCH3 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाले में अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ साफ
अब मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूंगी ऑप्टिकल बनाने के लिए। तो ऊपर वाले में साफ साफ पता चल रहा है, अगर यहां से एक प्लेन पास हो जाए, तो यार ये तो हो नहीं रहा है ऐसे प्लेन पास जैसे मैं कराना चाहती हूँ। देखो यहां पर से एक प्लेन पास हो जाए, किस चीज से पास कराएं, चलो इससे पास करा देते हैं। यहां पर अगर एक प्लेन पास हो बचा, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला CH3 इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये वाला H इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये तो कैंसल आउट ही हो गया। मतलब इट कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये कैसा है बच्चे आपके पास, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल कैसा है बच्चे आपके पास, इनएक्टिव। तो इसका कितना आइसोमर काउंट होगा, एक ही आइसोमर काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कोई सा भी प्लेन पास करा लो, आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। साथ में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इसके पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसका क्या कंसीडर होगा, एक मिरर इमेज कंसीडर होगा, एक मिरर इमेज कंसीडर होगा। और ये वाला जो आपके पास निकलेगा, ये कैसा निकलेगा, इट विल बी योर ऑप्टिकल एक्टिव। और जो भी ऑप्टिकल एक्टिव बनता है उसके कितने आइसोमर काउंट होते हैं, 2। तो जितने आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, वही हम कहते हैं कि साइक्लिक मॉलिक्यूल में क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर। क्योंकि ऑप्टिकल कब निकलता है, ज्योमेट्री वाले को भी इंक्लूड कर लेता है उसमें वो, और ऑप्टिकल वाले को भी इंक्लूड कर लेता है। तो कितने बन गए बच्चे आपके पास, यहाँ पर 3 आइसोमर बन गए। तो कितना आंसर करेक्ट हो गया आपके पास, 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, क्लियर होती है इतनी बातें। चल अब मैं आपको ना एक देती हूँ खुद से घर से करने के लिए होमवर्क। मुझे आप बताना, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास एक CH3 है और यहाँ पर आपके पास एक CH3 है, तो मुझे बता दो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, ठीक है। आई विल रिप्लाई यू, रिप्लाई कर दूंगी बच्चा आपको कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है इसका। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ध्यान रखना, भूल मत जाना भाई, आपको करके लाना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बड़ा सा सर्कल लगा देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। लिख भी देते हैं बच्चा आपको यहाँ पर, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब और क्या करना है, कर लेना आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी होल लेक्चर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं बच्चा, फॉर्मूला लगाते हैं 2⁻n। n क्या होता है, इट कंटेन्स योर ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कायरल कार्बन, ऑल्सो इट कंटेन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब डबल बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन, तो कितना हो गया आपके पास n की वैल्यू 1। ऊपर से यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है जिसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, तो ये भी n की वैल्यू क्या देगा, 1। तो मतलब टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2। अब कर दो भाई 2⁻², कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। अब ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, जहां पर हमने GOC 1, 2 आइसोमेरिज्म, आयुपैक, रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो बच्चा कि ये लेक्चर आपको कितना हेल्पफुल लगा, आपके कितना स्कोर आया, क्या आपके सारे क्वेश्चन ठीक थे। अगर आपको रिविजन बेस्ड भी लेक्चर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ भी आपको चाहिए वो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का होगा, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।